स्टूडेंट, तो हम लोग आ गए हैं क्लास 11th में लेक्चर लेकर। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग अभी तक फिनिश किए थे, अब आते हैं चैप्टर नंबर सेकंड के तरफ, जो है बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स चैप्टर नंबर सेकंड। तो बेसिक टर्म्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैपिटल। क्या देखेंगे? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल बेटा क्या होता है, हम लोग पूरा जीरो से पढ़ेंगे। ये बेसिक टर्म्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं हर एक आगे आप लोग पढ़ाई करेंगे और आगे चैप्टर आगे पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर में यूटिलाइज होगा ये सब बेसिक टर्म्स जो हैं। कैपिटल का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए मिस्टर राम हैं, मिस्टर राम ये क्या कर रहे हैं? एक बिजनेस ओपन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजनेस ओपन कर रहे हैं। तो बिजनेस, ये इनका बिजनेस है। ये बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मिस्टर राम जो हैं, बिजनेस में किस किस चीज़ की नीड होती है? जैसे कैश लगाना पड़ेगा, इनको एसेट्स लगाना पड़ेगा और गुड्स लगाना पड़ेगा। यानी बिजनेस को स्टार्ट करते समय जितने एसेट्स, कैश, गुड्स ये बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं या लगाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? कैपिटल। कैपिटल कैश में भी हो सकता है, एसेट्स में भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है। यानी जब कभी भी एक पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसमें कैश, गुड्स, एसेट्स लगाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? कैपिटल। अब दूसरे पे आते हैं हम लोग ड्राइंग। दूसरा टर्म्स जो है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है बेटा? ड्राइंग का मतलब जैसे मान लीजिए ये मिस्टर राम हैं, बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये इनका बिजनेस है। बिजनेस से मिस्टर राम ने कुछ पर्सनल यूज़ के लिए कुछ मटेरियल निकाला। क्या निकाला? गुड्स या तो कैश। किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज और डोमेस्टिक यूज और प्राइवेट यूज़। ये हम लोगों का क्या होता है? या तो हाउस होल्ड, हाउस होल्ड के लिए निकाला, या तो पर्सनल यूज़, डोमेस्टिक यूज़, प्राइवेट यूज़, हाउस होल्ड के लिए निकाला। अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कभी भी गुड्स या कैश, ओनर इसको क्या बोलेंगे? ओनर बोलेंगे, बिजनेसमैन बोलेंगे। बिजनेसमैन कभी भी अपने बिजनेस से गुड्स या कैश पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो उसे क्या बोला जाता है? ड्राइंग। अब ड्राइंग आता है हम लोगों का। ड्राइंग के बाद हम लोग आते हैं लाइबिलिटीज़ पर। लाइबिलिटीज़ क्या होता है बेटा? दायित्व। लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटी का मतलब होता है बोझ। क्या होता है? एक तरह का बोझ। लाइबिलिटी जैसे हम गए बैंक में, बैंक से लोन ले लिए, बैंक से लोन लिए तो हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, तो क्या हो गया हमारे लिए? लोन। क्रेडिट परचेस, यानी कोई गुड्स खरीद लिए या एसेट्स परचेस कर लिए क्रेडिट पे, तो हमारा क्या हो गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसको रीपेड करना है। यानी हम लोग बैंक से लोन लिए, बैंक को रीपेड करना हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। क्रेडिट परचेस कर लिए, भी कैश रीपेड करना हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया, तो वो क्या हो जाता है? लाइबिलिटीज़। यानी हमें किसी भी पर्सन को जो पैसा पेमेंट करना रहता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसी को क्या बोला जाता है? लाइबिलिटीज़। और लाइबिलिटीज़ दो तरह के होते हैं।
करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होता है, जो लायबिलिटीज हमारा क्रिएट हुआ है, हम किसी से उधार सामान खरीदे हैं या बैंक से लोन लिए हैं, तो वो 1 साल के अंदर अगर उसको पैसा पेमेंट कर देते हैं, उसे क्या बोला जाएगा, करंट लायबिलिटी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम है, राम ये बैंक है, राम ने बैंक से 50,000 रुपये क्या लिया, लोन। तो अब क्या करेगा राम, इनको क्या करेगा, बैंक को वापस करेगा, रीपेड। वापस का मतलब रीपेड करेगा। अगर विद इन 1 ईयर अगर 1 साल के अंदर ये 50,000 रुपये मिस्टर राम बैंक को पेमेंट कर देते हैं, तो क्या बोला जाएगा, करंट लायबिलिटी। अमाउंट रीपेड विद इन 1 ईयर, अगर 1 साल के अंदर रीपेड अमाउंट हो जाता है तो उसे क्या बोला जाएगा, करंट लायबिलिटी। और यही अमाउंट रीपेड करते हैं 1 साल बाद, 1 साल बाद पेमेंट करते हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज। यानी अमाउंट रीपेड आफ्टर 1 ईयर, अगर 1 साल के बाद पेमेंट करेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे करंट लायबिलिटी में फॉर एग्जांपल क्या हो जाता है, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आगे हम समझाएंगे क्या है, अनअक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम, बैंक ऑडिट, सब आगे हम समझाएंगे अभी क्या है। ये सब करंट लायबिलिटी में आता है। नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, ये सब किस में आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज में। तो ये हम लोगों का करंट लायबिलिटी हो गया। और नॉन करंट लायबिलिटी, तो लायबिलिटी हम लोग समझ गए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो हमें क्या करना होता है, रीपेड करना होता है। 1 साल के अंदर जो रीपेड कर देंगे करंट लायबिलिटी, 1 साल के बाद जब पेमेंट करेंगे तो हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, उसके बाद आते हैं हम लोग एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ बिजनेस। यानी एसेट्स उसे कहा जाता है जिस एसेट को हम लोग कई साल तक यूटिलाइज करते हैं और वो हमें लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट देता है। लॉन्ग टर्म तक उस एसेट से हमें रिसोर्सेस होता है। जैसे लैंड हो गया, एक बार खरीदते हैं, कई साल तक उसे यूज करते हैं, पैसा कमाते रहते हैं। प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, 1 साल बार खरीदते हैं और कई साल तक हमें उससे रिसोर्सेस होता रहता है, लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट होता रहता है। उसे क्या बोला जाएगा, एसेट्स। एसेट्स जो होता है हम लोगों का, एसेट्स का मतलब उसे कहा जाता है, एसेट्स जो हम लोग एक बार खरीदते हैं और कई साल तक, लॉन्ग टर्म तक हम लोग क्या करते हैं, उसे बेनिफिट, रिसोर्सेस कमाते रहते हैं। यानी रिसोर्सेस होता रहता है, अर्निंग करते रहते हैं, बेनिफिट मिलता है, कई सालों तक बेनिफिट मिलता है। अब इसमें एसेट्स में होता क्या है, 2 तरह के एसेट्स होते हैं। एसेट्स जो है 2 तरह के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स,
करंट एसेट जिसे चालू संपत्ति बोला जाता है। नॉन करंट एसेट्स ये जो होता है शॉर्ट टर्म यूज, शॉर्ट टर्म यूज के लिए होता है, यानी विद इन कन्वर्टेड इन कैश विद इन 1 ईयर। जिस एसेट्स को 1 साल के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कैश में, यानी बेच देते हैं उसे, तो क्या बोला जाएगा? करंट एसेट। और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म यूज के लिए होता है। नॉन करेंट लाइबिलिटी यानी जो होता है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, लंबे समय तक यूज़ तक 10 साल 5 साल तक यूज़ करते हैं, 1 साल से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसमें 2 तरह के एसेट्स होते हैं नॉन करेंट में। एक होता है फिक्स एसेट्स और एक होता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया, हम कंपनी में क्या करते हैं, दूसरे कंपनी में हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं 5 साल 10 साल 4 साल के लिए। जैसे हम लोग इन्वेस्ट कर दिए एफडी फिक्स डिपॉजिट, और या तो अदर कोई भी इन्वेस्ट हुआ 5 साल 10 साल के लिए, कोई भी पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अब फिक्स एसेट्स 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब उसे कहा जाता है जिस एसेट्स को आप लोग टच कर सकते हैं, कैन बी टच। और इनटेंजिबल का मतलब जिस एसेट्स को टच नहीं कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। तो टेंजिबल में क्या हो जाएगा? मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ये सब हो जाएगा। इनटेंजिबल में क्या हो जाएगा? गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। तो ये हम लोगों का इनटेंजिबल हो गया। तो ये हम लोगों का एक पॉइंट क्या था? एसेट्स था। एसेट्स के बाद हम लोग आते हैं, एसेट्स के बाद आते हैं क्रेडिटर पर। क्रेडिटर क्या होता है भाई? क्रेडिटर को हम लोग समझ लेते हैं। क्रेडिटर हम लोग ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर राम हैं, मिस्टर राम एक पर्सन है, एक पर्सन है। उस पर्सन से मिस्टर राम क्या किए हैं? गुड्स परचेस किए हैं। क्या किए हैं? गुड्स परचेस किए हैं। लेकिन इसके बदले में मिस्टर राम क्या देंगे? कैश। क्या देंगे? कैश। लेकिन अभी मिस्टर राम जो है कैश पेमेंट बाद में करेंगे, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 1 वीक। यानी एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स नॉट पेमेंट बाय राम टू पर्सन, यानी पेमेंट राम के द्वारा परचेस करते समय कैश नहीं पेमेंट किया जाता है, कुछ समय बाद पेमेंट किया जाएगा। तो राम के लिए पर्सन क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर। यानी हम गुड्स उनसे परचेस कर लिए लेकिन उनको पैसा नहीं दिए, पैसा हम बाद में देंगे, उन्हें क्या बोला जाएगा? तब तक जब तक पैसा या पेमेंट इसको नहीं किए रहेंगे तब तक ये क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के बाद आते हैं हम लोग डेटर पे। डेटर क्या होता है? बी साइलेंट होता है, डेबिटर नहीं होता। क्या होता है? डेटर होता है। जैसे मान लीजिए मिस्टर राम है, मिस्टर राम एक पर्सन है। इस पर्सन को राम क्या किए हैं? गुड्स सोल्ड किए हैं।
अब राम को इसके बदले में क्या चाहिए, कैश, लेकिन ये पर्सन है, राम को कहा कैश हम बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे। तो जब तक ये पर्सन इनको पैसा नहीं देगा वो राम के लिए क्या रहेंगे, डेटर। क्या हो जाएंगे, पर्सन डेटर हो जाएंगे। कब तक डेटर रहेंगे, जब तक ये पर्सन इनको पैसा न पेमेंट कर दे तब तक ये क्या कहलाएंगे, डेटर। किसका डेटर, राम का। तो ये हम लोगों का पॉइंट था, डेटर। उसके बाद आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट का मतलब ये हो गया अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल सेल फॉर एसेट्स सर्विसेज एंड गुड्स। यानी रिसिप्ट का मतलब रिसीव या रिसीव कर चुके हों या रिसीव करने वाले हैं, किसको सेल करके, एसेट सर्विस और गुड्स, उसे क्या बोला जाएगा, रिसिप्ट। रिसिप्ट जो है दो तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब हो गया सेल ऑफ गुड्स, जो बार बार रिसिप्ट होता है उसे रेवेन्यू रिसिप्ट। रेंट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, ये क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट। इंटरेस्ट रिसिप्ट, ये सब क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, सेल्स ऑफ एसेट। क्या होता है, आप लोग इसमें नॉर्मली सेल्स ऑफ गुड्स लिख सकते हैं और इसमें क्या लिख सकते हैं, सेल ऑफ एसेट्स। इसे क्या बोला जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी अगर गुड्स बेचेंगे उससे जो पैसा आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट, अगर एसेट्स बेचेंगे उससे पैसा आएगा कैपिटल रिसिप्ट। तो हम लोगों का ये हो गया रिसिप्ट। और उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। ये जो है हम लोगों के रीसेल के लिए बनाया जाता है। ये गुड्स जो हम लोग लेते हैं वो किसके लिए, रीसेल पर्पस के लिए होता है, और ये नॉट रीसेल। यानी कोई भी गुड्स, हमारा बिजनेस है गुड्स का, हमेशा उससे परचेस करेंगे, सेल करेंगे, सेल करने से जो पैसा आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। और ये एसेट्स जब खरीदते हैं हम, नॉट फॉर रीसेल, रीसेल के लिए नहीं खरीदते हैं, उसको बेचने से जो पैसा आता है क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट। तो इसके बाद हम आप लोगों को बता देते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है। अब हम लोग देखते हैं होता क्या है। तीनों अलग अलग कैटेगराइज है जो